साधु संतों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान इत्यादि। मतलब अशोक चाहता था कि समाज के सभी लोग इस पे आचरण करें। आगे लिखें आप, साथ ही एक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बल दिया। जैसे क्रोध, घमंड, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ठीक है, लालच, ठीक है, इत्यादि। इसे में लिखें, समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जो धम्म का क्रक्स है ना कि अशोक क्या कह रहा है धम्म में, अशोक ने कोई पूजा केंद्र होगा, ये पुरोहित होंगे, ये पूजा पाठ की पद्धति होगी, ऐसा नहीं। उसने खुद अपने ऊपर भी समाज, परिवार कैसा आचरण करना चाहिए, यहां नोट करके लिख लो आप। अशोक के धम्म की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। शिलालेखों से मिलती है ना, जो पत्थर पे लिखे हुए लेख हैं, बस एक जानकारी के लिए है। तो जैसे अशोक कहता था धम्म का प्रचार करो, यानी इन बातों को अधिक से अधिक लोगों को बताओ। अशोक ने देश के अलग अलग हिस्सों में अभिलेख में इन बातों को उत्कीर्ण करवा रखा था, लोग पढ़ें, सीखें और उसे आचरण में। अशोक ने अलग से अधिकारी रख रखा था इस बात के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने बहुत से लोगों, इवन अपने पुत्र एवं पुत्री के बारे में सुना होगा, महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, सिंघल द्वीप भेजा था उसने धम्म के प्रचार के लिए। उसने अलग से एक अधिकारी रखा हुआ था अशोक ने कि भाई इनका प्रचार प्रसार। तो ऐसा माना जाता है कि समाज में विविधता बहुत थी, तनाव बहुत थे। तो अशोक को लगता था कि तनाव, टकराव का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक लोगों को अच्छे आचरण के लिए प्रेरित, ठीक है। तो अशोक ने बहुत एक फोकस करके इस नीति को उसने प्रमोट करने की कोशिश। तो अशोक की चर्चा होती है मानवीय नीतियों के कारण, और उसी का एक हिस्सा है धम्म संबंधी नीति। ध्यान रहेगा सभी को। तो अशोक पे सेपरेट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रह सकते हैं मेंस में। जैसे कभी यही आ जाए, एक प्रशासक से अशोक को, मतलब अशोक से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए, जैसे आप लोग अशोक से क्या शिक्षा ले सकते हैं उसकी नीतियों से। इन्हीं बातों को, मतलब प्रजा के प्रति लगाव, भेदभाव नहीं होना, एकता पे बल देना, सहिष्णुता का, ठीक है ना, इन्हीं सब बातों की बात है ना। या क्यों अशोक को हम महानतम शासकों की श्रेणी में रखते हैं ना, कैसे भी सवाल आ जाए आप इसमें बताएंगे आप। इसके बाद वंशावली में उतना कुछ खास नहीं लिखे आप। नेक्स्ट, अशोक के पश्चात
अशोक के पश्चात कुणाल, अशोक के पश्चात कुणाल, केवल नाम लिख लीजिएगा। जो अगला शासक वो कुणाल था। कुणाल के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, मगध और उज्जैन। ठीक है। मगध में एक प्रमुख शासक है दशरथ, कुणाल का बेटा था दशरथ, दशरथ का नाम आएगा भी। और अंतिम शासक था बृहद्रथ। अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है। उज्जैन में एक लोकप्रिय शासक हुआ संप्रति। संप्रति, ठीक है। संप्रति के बारे में लिख लेंगे। इसे जैन धर्म का अशोक भी कहा गया है। इसे जैन धर्म का अशोक भी कहा गया है। ठीक है। तो ये हो गया वंशावली के बारे में कुछ बेसिक बेसिक जानकारी। अब लिखे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन लिखे आप। प्रशासन में हम लोग जैसे अभी तक बात करते आए, हम लोग केंद्रीय प्रशासन या प्रांतीय या डिस्ट्रिक्ट, ग्रामीण या कुछ अधिकारियों के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, सेना के बारे में, न्याय के बारे में, गुप्तचर प्रशासन के बारे में। क्योंकि कौटिल्य खुद इसी काल का है और उसकी जो किताब है पूरी तरह से पॉलिटी, राज व्यवस्था पे ही केंद्रित है। और जो राजनीति में व्यवहारिक चीजें क्या होती हैं कौटिल्य ने बखूबी से समझाया है। कौटिल्य के वो विचार आज भी बहुत प्रभावी माने जाते हैं। प्राचीन भारत में राजनीति की दो परंपरा दिखेगी आपको। एक मित्रता, प्रेम, सहिष्णुता, अहिंसा, और एक यथार्थवादी, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है। तो जो दूसरा दृष्टिकोण है उसको लेकर के लोग सेना, गुप्तचर, वो कौटिल्य का दृष्टिकोण है। दोनों दृष्टिकोण आज भी हमारी विदेश नीति पे, हमारी राज व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रभाव तो छोड़ता ही है। हमारी नीति में दोनों दृष्टिकोण प्रचलित है। ठीक है। तो कौटिल्य एक बड़े विचारक रहे हैं, है ना, और उसी का प्रभाव दिखेगा आपको मौर्य प्रशासन के ढांचे पे। पहला लिखिए आप, प्रशासन में केंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए, राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु ठीक है, राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु, कौमा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा कहने का मतलब नियुक्ति, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन सब इसके हाथ में है। सर्वे सर्वा, कौमा, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में, ब्रैकेट में कर लीजिएगा सप्तांग, राजा को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है। राजा को सर्वश्रेष्ठ माना है कि भाई
अलग अलग, जैसे मित्र है, कुश है, दंड है, दुर्ग है, ऐसे करके 7 बिंदु हैं। काम के नहीं है हमारे वो, ठीक है ना। कहता है कि राजा ही केंद्र है उसका। राजा को उत्तम चरित्र होना चाहिए, राजा को प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है, राजा को वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक होना चाहिए, सारे मतलब बहुत सारी बातें राजा के बारे में बता रहा है वो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, राजा को सहायता देने के लिए राजा को सहायता देने के लिए एक परिषद तथा बड़ी संख्या में केंद्रीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप, प्राचीन भारत में सर्वाधिक अधिकारी मौर्य काल में, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा अधिकारी किसी राज्य के अंतर्गत थे, मौर्यों के अंतर्गत थे। अगला पॉइंट लिखो आप, अधिकारियों को सामान्यतः अमात्य कहते थे। अमात्य कहते थे। सर्वोच्च अधिकारियों को महामात्र एवं तीर्थ भी सर्वोच्च अधिकारियों को महामात्र एवं तीर्थ भी कहते थे। तीर्थ भी कहते थे। यहां कुछ एग्जाम्पल लिख लें आप। समाहर्ता, कर निर्धारण करने वाला अधिकारी, समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला अधिकारी, सन्निधता कोषाध्यक्ष, ऐसे ना 18 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। पुरोहित होते थे उसमें, युवराज होते थे उसमें, है ना, ऐसे करके 18 का उल्लेख मिलता है। तो जो पहला कैटेगरी है उसको महामात्र या तीर्थ भी कहा गया है। सभी अधिकारियों के लिए अमात्य शब्द यूज किया जाता था। ये दो बहुत लोकप्रिय हैं उसमें, मतलब जिसका उल्लेख ऑब्वियस है, कर निर्धारण करने वाला लोकप्रिय होगा ही। पैसे को संभाल कर रखने वाला वित्त मंत्री जो है, कोषाध्यक्ष जो होगा, उसका भी बड़ा एक अच्छा रोल होता है ना। आगे लिखें आप, ट्रेजरी ऑफिसर थे ये लोग, आजकल ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, है ना। लिखें आप, इसके पश्चात अध्यक्ष नामक अधिकारियों की श्रेणी, अध्यक्ष नामक अधिकारियों की श्रेणी, अध्यक्ष कॉमा देके लिखेंगे, कौटिल्य ने 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने
उद्देश्यों का उल्लेख किया है। अधिकांशतः का संबंध आर्थिक गतिविधियों से था। अधिकांशतः का संबंध आर्थिक गतिविधियों से था। ठीक है, गतिविधियों से था। यहां लिख लें आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि का देखरेख करने वाला, राजकीय कृषि का देखरेख करने वाला। नेक्स्ट लिखें आप पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष माप तौल का प्रमुख, माप तौल का प्रमुख। लिखें लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष धातुओं की गुणवत्ता की जांच करने वाला। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला, शुल्काध्यक्ष चुंगी कर वसूलने वाला। ऐसे ना बहुत सारे, मुद्राध्यक्ष हैं, विविताध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष है, ऐसे करके बड़ी संख्या में अध्यक्षों का उल्लेख। पहली बार में चांसेस है कि से क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। 27 अध्यक्ष है तो कितना हम ध्यान रखेंगे हम, बट किताबों में जो 3, 4, 5 लोकप्रिय हैं वो हम एग्जाम्पल के रूप में सपोर्ट के लिए भी रख ले रहे कि हाँ चलो ये अध्यक्ष हैं। केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं ये, ठीक है, जो प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे लिखो राजस्व प्रशासन के बारे में। ये सब केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा है, राजस्व प्रशासन। पहला पॉइंट लिखो आप, भू राजस्व उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक। भू राजस्व उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप कि भू राजस्व को भाग कहते थे। भाग, उसका नाम ही था भाग, जो होता सबसे आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो गया। एक और, ऐसे तो बहुत लंबी सूची है करों की। सब इतिहासकार मानते हैं जितने प्रमुख हैं कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा कर मौर्य काल में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी था, सबसे ज्यादा अधिकारी भी थे, तो पैसे भी चाहिए इन्हें। ठीक है, तो करों की संख्या भी सर्वाधिक मिलती है। बट एक है इमरजेंसी काल में टैक्स। लिखो आप, प्रणय आपातकालीन कर होता था। प्रणय होता था आपातकालीन कर। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, नमक, नमक खनन, माइनिंग, वन
एवं शस्त्र पर राज्य का एकाधिकार होता था। शस्त्र पर राज्य का एकाधिकार होता था। ठीक है, नमक, खनन, वन एवं शस्त्र पर राज्य का एकाधिकार होता था। नमक पर भी एकाधिकार था। गांधी जी नहीं थे उस समय, है ना। होते तो एक सत्याग्रह उस समय भी होता ही होता है ना। तो ऐसे आय के सोर्स की बात कर रहे हैं हम कि लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया इनका। बट देखो कितना प्रैक्टिकल है, 1/4 से लेके 1/6, 25% या उससे कम। ठीक है, और इसके अलावा राजकीय भूमि पे खेती अलग होती थी, सीताध्यक्ष अलग था। राज्य की अपनी भूमि थी, उस पर भी खेती होती थी। दासों की मदद से उसमें खेती जो है कराए जाने का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है। लिखो आप, गुप्तचर प्रशासन। गुप्तचर प्रशासन, इसमें भी कुछ नाम लिख लो आप। महामत्स्य सर्प, महामत्स्य सर्प गुप्तचर प्रमुख को कहते थे, गुप्तचरों के प्रमुख। ठीक है, अभी अपने यहां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, आईबी है, रॉ है, ठीक है, और मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस होता है ना, और भी इंटेलिजेंस होते हैं, सबके प्रमुख होते हैं। तो आज भी सबके महामत्स्य सर्प हैं, उन कौटिल्य की भाषा में कहे तो। उस समय भी और गुप्तचरों के लिए जो वर्ड यूज किया गया है कौटिल्य ने या मौर्य काल में, गुप्तचर को कहते थे गूढ़ पुरुष। ये नाम बहुत सही है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। मतलब यहां विशुद्ध मकसद हमारा है एक अंडरस्टैंडिंग देना कि व्यवस्थित प्रशासन था और इंफॉर्मेशन देना आपको, ऑब्जेक्टिव के मकसद से। इसका मेंस में कोई रोल नहीं होगा, मतलब बस अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव में रोल होगा इसका। ठीक है, गूढ़ पुरुष, ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा है, झुकना नहीं पड़ता है, झुकेगा नहीं। ठीक है, वरना पहले क्या था, झुकते हुए मिटाओ फिर लिखो, है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, तो सही यूज तो मुझे अब समझ में आ रहा है स्मार्ट बोर्ड का। इसके भी 2 कैटेगरी बता रहा है कौटिल्य, है ना। अभी बस आप लिखते चलिए, फिर मैं इकट्ठे आपको बता दूंगा, कौटिल्य का एक परिचय दूंगा मैं आपको अभी, मेगास्थनीज का, कौटिल्य का, है ना, कि कैसे उसके बेसिस पे ही मौर्य काल को पढ़ रहे हैं सोर्स वाले खंड में हम। यहां 2 है, एक है संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य, और एक है संचर, भ्रमणशील। भ्रमणशील, भेष बदलकर, ठीक है, मतलब अलग अलग रूप में, कोई दाढ़ी बढ़ा करके, ठीक है, कोई बाल वाल दाढ़ी मूछ सब हटा करके, है ना, कोई अलग कपड़ा में, मतलब कहीं पे भी वो गुप्तचरी के लिए। तो 2 तरह के कौटिल्य कहता है कि दोनों तरह की जरूरत पड़ती है राज्य को। शासन की सफलता के लिए गुप्तचर का होना बहुत जरूरी है, मानता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप देखोगे पान और चाय की दुकान, ठीक है, हर चौक चौराहे पे जो दुकान, जैसे जूस की दुकान है ना, जहां लोग जमा होते हैं, मतलब निर्विवाद तौर पे ध्यान रखिएगा, हर दिन ऑलमोस्ट पुलिस उससे रिपोर्ट लेती है। मतलब इसमें कोई डाउट मत रखिएगा आप। जैसे आप कहीं फ्री होकर के बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, मतलब रोज आ रहे हैं जा रहे हैं आप, ठीक है, तो किसी भी मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक आइडिया उसको होता है क्या चल रहा है। पुलिस अलग रिपोर्ट लगती है, इंटेलिजेंस वाले अलग घूमते रहते हैं,
कहीं पे भी चाय पी रहे हैं अपना, मतलब मान लो, है ना। जैसे सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है भाई कि इस चुनाव में क्या होगा, या इस कानून को लेकर कितना गुस्सा है लोगों में, तो इंटेलिजेंस क्या करता है, फिक्स भी होते हैं और घूमते भी काम करती है। कॉन्सेप्ट वैसा ही है, संस्था, संचर, है ना। और एक पॉइंट लिख लें आप, मौर्य काल में गुप्तचर के रूप में महिलाओं के कार्य करने का भी उल्लेख मिलता है। गुप्तचर के रूप में महिलाओं के भी कार्य करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने खुद ही जिक्र किया है। जैसे कभी कभी सुनते होंगे आप, आज के डेट में हनी ट्रैप करके एक वर्ड चलता है अखबारों में। जो शत्रु देश होते हैं, मतलब अपने किसी महिला गुप्तचर को लगा देते हैं कि भाई सेना में या प्रशासन में आप एंट्री मारो, और वहां से महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर, विष कन्या हुआ करती थी उस दौर में, मतलब ठीक है, बहुत सारी जो सुंदर सुंदर महिलाएं होती थी, उन्हें विष कन्या के रूप में शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए, मतलब इन सब का उल्लेख उस दौर में मिलता है। जब ये सब बात को समझोगे तो देखोगे ना कि केवल दौर बदलता है, तौर तरीका आज भी वही है, तो टेक्नोलॉजी ऐड हो जाता है। मैं बार बार ये बात क्यों बताता हूं कि हमें लगता है कि प्राचीन काल कुछ ज्यादा ही प्राचीन था, तो ये बताना चाहता हूं ऐसा बदलता है समाज, हम भी काफी बदले हैं, बट बहुत सी चीजें वैसी चली आ रही हैं। तो गुप्तचर के बारे में चूंकि कौटिल्य ने बहुत ज्यादा इस पे बल दिया है ना। सेना के बारे में लिखे आप, लिखें, कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का उल्लेख किया है। सेना के 4 अंगों का उल्लेख किया है। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे पैदल सेना हो गई, पदाती सेना, अश्वरोही हो गया, ठीक है, हाथी हो गया आपका, और रथ, ठीक है, घुड़सवार सेना हो गया, हाथियों का दल हो गया, रथों का एक समूह हो गया, और पैदल सेना हो गया। ठीक है, कौटिल्य ने सेना के 4 अंग, बस इतना ध्यान रखिएगा, चतुरंग बल, कैटेगरी की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस समझे रहिएगा, हाँ ठीक है ये होते थे, है ना। कॉमा देखे इसी में लिखें, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज का नाम लिया था थोड़ी देर पहले मैंने, मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंगों का उल्लेख किया है। चार तो कौटिल्य वाला ही हो गया, प्लस एक रसद सप्लाई करने वाला, और एक नौसेना की बात। एक नौवाध्यक्ष करके भी अधिकारी होता था, नौवाध्यक्ष, ठीक है। तो मौर्यों के समय नौसेना रही थी, मतलब इसकी भी जानकारी है, किसी न किसी रूप में नौसेना थी मौर्यों के समय, है ना। तो मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंगों का उल्लेख किया। एक विदेशी यात्री है वो, हम लिखने में उसका भी कभी कभी रेफरेंस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और सेना के बारे में, विशाल सेना थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लाखों की संख्या में सैनिक थे। अलग अलग लोग अलग अलग संख्या बताते हैं, संख्या आपको याद रखने की जरूरत, लाखों की संख्या थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। देखिए आप, न्याय प्रशासन, लिखें, धर्मस्थीय, धर्मस्थीय दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय,
दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय, कंटक शोधन, फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय, है ना। तो बुद्ध काल में दीवानी फौजदारी मामले अलग होने शुरू हो गए थे, मौर्य काल में भी था, और जो सजा दी जाती थी कठोर सजा का उल्लेख मिलता है ना। मतलब अपराध पे कठोर से कठोर दंड का प्रावधान था, और सजा में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव चलता रहा है। लिख लीजिए आप, अपराध करने पर कठोर दंड का प्रावधान कौटिल्य एवं मेगास्थेनिस दोनों कहता है। अपराध करने पर कठोर सजा का प्रावधान, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, कौटिल्य K&M, है ना, दोनों कह रहा है इस बात को। मेगास्थेनिस कहता था बहुत कठोर सजाएं दी जाती थी, लोगों में इतना भय था कि लोग अपने घर को भी खुला छोड़ के कहीं आ जा सकते थे, डरते नहीं थे लोग कि कोई अपराध नहीं कर सकता है। कौटिल्य ने भी कठोर सजा, राज्य का डर होना चाहिए कोई अपराध कर रहा है, गलत कर रहा है तो। कौटिल्य भी इस बात का समर्थन करता है। एक इंफॉर्मेशन और लिख लें आप, अशोक ने रज्जुक नामक अधिकारी को न्याय करने का अधिकार दिया था। न्याय करने का अधिकार दिया था। ठीक है, अब एक लिख लें आप लास्ट में, प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन, सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार सत्ता हो गई है ना, जिसके बारे में बताया पूरा मैंने आपको। ठीक है, केंद्र के बाद प्रांत, अलग अलग संख्या है, 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, प्रांतों की राजधानियां होती थी, राज परिवार के लोग ही प्रायः प्रांत के प्रमुख, स्वतंत्रात्मक व्यवस्था है तो ऐसा ही होगा, है ना। जाना नहीं है, बस डिवीजन समझना थोड़ा। पहली बार बुद्ध काल में भी डिवीजन उभर कर सामने नहीं आया था, गांवों का चर्चा मिलता है, केंद्र की सत्ता, बट डिवीजन क्या था वो महाजनपद में। पर मौर्य काल में कौटिल्य से हमें एक स्पष्ट डिवीजन की जानकारी मिलती है। इससे प्रशासन की कुशलता बढ़ती है, पकड़ बढ़ती है ना। प्रांत के बाद हो गया आपका, प्रांत के भीतर हो गया मंडल। मंडल में प्रादेशिक नामक अधिकारी होते थे। ठीक है, मंडल के बाद जिला। जिला को आहार या विषय भी कहा गया है। जिला को आहार या विषय भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद और डिवीजन था स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण, खरवाटिक, और ग्राम। ठीक है, मतलब आपको पूरा क्रम याद नहीं रखना है।
ठीक है, बस एक आइडिया रखना है, जैसे 800 गांव का एक यूनिट हो गया, 400 गांव, 200 गांव, 100 गांव, 20 गांव, उसके भीतर भी डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी एक डिवीजन है। ये याद क्रम पूरा रखना नहीं है, बस ये सब प्रशासन की अलग अलग इकाई थी। मैक्सिमम जगह दो ही काम होता है, रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर। हर जगह बहुत क्लैरिटी से अधिकारियों की जानकारी नहीं मिलती है, अधिकारी तो हैं, ठीक है, नोट करके लिखें आप एक दो इंफॉर्मेशन और लास्ट। ठीक है, आप मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख करता है। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख करता है। ठीक है, 6 समितियों का उल्लेख करता है। ये जानकारी है कि नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां अलग अलग काम देखती थी। एक और लिख लें आप, मौर्य काल में जनगणना की भी जानकारी मिलती है। जनगणना एवं बाहर से आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। नहीं, जैसे एक बहुत जागरूक प्रशासन है, उसको समझने के लिए लोगों के बारे में जानकारी रख रहे हैं, आने जाने वाले का रिकॉर्ड, काम को बांटा जा रहा है, मतलब नगर में भी है ना, तो काफी व्यवस्थित, प्राचीन काल में सबसे व्यवस्थित शासन, सर्वाधिक अधिकारी, सर्वाधिक सेना, सर्वाधिक कर, हर चीज, मतलब तो मौर्य काल को राजनीति के लिए भी राजनीति के लिए जाना जाता है, प्रशासन के लिए। मैक्सिमम जानकारी कौटिल्य के आधार पे, कहीं कहीं मेगास्थनीज का भी सपोर्ट उसमें हम, वो आपको क्लियर हो जाएगा ना। अब लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हम लोग बात। ठीक है, मैं टाइम पे भी उत्तर कर दूंगा एंड में, है ना, दोनों प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, जब टॉपिक एंड होगा, पतन की बात करेंगे, तब मैं आंसर कर दूंगा, तभी क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन क्या पूछा धनंजय ने, है ना, सीक्रेट है इनका क्वेश्चन अभी, बट इट्स गुड, है ना। और हम लोग अब बात करते हैं सोर्स के बारे में। राजनीति से संबंधित 2 जानकारी आपको दे दी गई। अब हम लोग लेते हैं सोर्स, मौर्यकालीन स्रोत। ठीक है, देखिए स्रोत में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों कैटेगरी होते हैं। ठीक है, स्रोत में साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है, 2 तरह के वर्गीकरण। सौरभ, ये ना ब्लैकआउट हो गया, ठीक है ना, पुरातात्विक, ठीक है,
साहित्यिक और पुरातात्विक, क्योंकि इस काल का भी सोर्स काफी रिच है ना। तो एक बार जरा हम साहित्यिक स्रोतों की लिस्ट देख लें, इसमें हम कौन कौन से स्रोत हैं, है ना। लिखें आप जरा। साहित्यिक स्रोतों को हम यहाँ दो भागों में बांट लेते हैं। लिखें आप मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत, यहां लिखें आप देसी और विदेशी स्रोत। देसी स्रोत में लिखें आप, पहला लिखें आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बारे में अभी मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा लिखें आप विशाख दत्त, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास की माल विकाग्न मित्र, कालिदास की माल विकाग्न मित्र। ये अलग अलग दौर के लेखक हैं, है ना। विशाख दत्त, कालिदास, ये सब गुप्तकालीन लेखक हैं जो मौर्यों के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अभी केवल सोर्स लिखिएगा आप, ऐसे ना कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा फिर आपको, ठीक है। कलहन जैसे 12वीं सदी का लेखक है, कश्मीर का लेखक है, 12वीं सदी का लेखक है वो, जयसिंह के दरबार में था, लोहार वंश का शासन था वहां, है ना। राज तरंगनी, कलहन की रचना है राज तरंगनी, ठीक है। ऐसे ही लिखे आप वंश साहित्य, जैसे दीप वंश, महावंश, जिसके बारे में कल भी बताया था मैंने आपको। वंश साहित्य, दीप वंश, महावंश। वंश साहित्य की रचना श्रीलंका में हुई है, ठीक है, सिंगली साहित्य माना जाता है। अवदान साहित्य, जैसे दिव्यावदान, दिव्यावदान, है ना। यही है वो पुस्तक, ध्यान से देखो, दिव्यावदान, है ना। तो इसमें अशोक को 99 भाइयों का, ठीक है ना, मतलब मारा था, 84,000 स्तूप बनाए थे, खूब तारीफ है, प्रशंसा है इसमें। कुणालावदान, अशोकावदान, दिव्यावदान, ऐसे करके बहुत सारे अवदान साहित्य हैं, ठीक है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका आपको बार बार उल्लेख मिलेगा, लिख लो आप। कुछ पुराण, जैसे विष्णु पुराण, एक बार जरा पुराण जहां मैंने लिखाया है विष्णु पुराण, वहां एक बार क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा पुराण के बारे में और भी थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको जानकारी, और एक बार जरा इसको रिकन्फर्म भी कर लूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि पुराणों में वंशावली से लिखा हुआ है, बट कौन एग्जैक्ट किस में लिखा हुआ है जरा इसको मैं चेक कर लूंगा। वैसे विष्णु नाम दे दिया हमने इसमें, है ना। डाउट का मतलब डाउट है उस फैक्ट्स पे भी, ठीक है ना। क्या, कौन सा? ये हमारे पास गूगल बैठी हुई है ना, हमें तो जरूरत ही नहीं है, मतलब बहुत। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति, वाकई मतलब प्रकाश दे रही है ना। कह रही सर बिंदुसार का उसमें जिक्र है, यानी नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। थोड़ा डाउट होता है तो आदत रहती है कि क्वेश्चन मार्क लगा लो इस पे, है ना, एक बार और कंफर्म कर लें, देख लें कि क्या क्या है बातें, ठीक है ना। तुम्हारा हिस्ट्री है क्या बैकग्राउंड? क्या है हिस्ट्री में? जैसे तुम अभी आगे ऑप्शनल वगैरह भी तुम्हारा इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री है तुम्हारा, ओके। तो नेट जेआरएफ वगैरह भी तुमने दिया है क्या एग्जाम? नहीं दिया है। तो इतनी छोटी छोटी बातें कैसे ध्यान है तुम्हें, मतलब? अच्छा, पीजी में मतलब पढ़ना था तुम्हें, अच्छा एंशिएंट पीजी भी था तुम्हारा, गुड। ध्यान रहना बड़ी बात है ना।
मतलब तथ्यों का ध्यान रहना बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट तो रह जाते हैं किसी के पास, बट नहीं इसमें जिक्र है, इट्स गुड। ये क्या हुए, ये सब वो साहित्य है जिसके आधार पे हम मौर्य काल देसी साहित्य हो गए। जब मैं बोलूं देसी तो साहित्य ही समझिएगा उससे। कई बार ना देसी विदेशी से ना अलग अलग तरह से लोग उसका एक रेफरेंस लगाने लगते हैं, ठीक है ना। लिखिए आप जरा विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य में लिखें आप, लिखिए मेगास्थनीज की, मतलब यूनानी साहित्य की बात कर रहे हैं पहले हम, है ना, यूनानी साहित्य। एक लिखना आप मेगास्थनीज की इंडिका, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहां लिख लें आप, मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, बाद के यूनानी लेखकों ने, बाद के यूनानी लेखकों ने इंडिका के विचारों को अपनी रचनाओं में महत्व दिया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये तो बता चुके हैं आपको हम लोग, है ना, एक बार अभी। सेल्यूकस का दूत भी था ये, है ना। और इंडिका मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस समय उपलब्ध रही होगी, तो बाद के जो यूनानी यात्री थे उसको कोट करते थे, इंडिका को पढ़ के यहाँ आते थे भारत के बारे में, है ना, ऐसा था सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए आप, सिकंदर के समकालीन यात्री, सिकंदर के समकालीन यात्री, इसमें कुछ नाम लिख रहे हैं आप, जैसे नियारकस, ठीक है, नियारकस, और भी नाम है। सिकंदर के जो समकालीन यात्री हैं उसको नंबर 1 कर लीजिएगा, मेगास्थनीज को नंबर 2 कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि सिकंदर वाला पहले आया है, सिकंदर के बाद मेगास्थनीज आया है ना, तो क्रम थोड़ा ऐसे रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अभी क्या होता है, मौर्यों के बाद भी बड़ी संख्या में यूनानी यात्री आए हैं भारत, जैसे डियोडोरस हैं, स्ट्रोबो, ठीक है, प्लूटार्क, एरियन, प्लीनी, जस्टिन, टॉलमी, बाद के काल में आएंगे हम, आगे इसका उल्लेख करेंगे हम आपसे। हम बाद में भी जो लेखक आते हैं ना, अपने पूर्ववर्ती दौर के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है। तो विदेशी यात्री में यूनानी में जैसे सिकंदर के समकालीन और मेगास्थनीज, दो महत्वपूर्ण हो गए आपके, ये समकालीन है, मतलब एक तरह से चीनी यात्री भी भारत आए हैं बौद्ध धर्म के उद्देश्य से, जैसे फाहियान वेनसांग। फाहियान वेनसांग ने भी मौर्यों का उल्लेख, कम से कम फाहियान ने और वेनसांग ने दोनों ने किया है। मतलब मौर्य उस समय थे नहीं, बट उस समय की जानकारी के आधार पे, किताबों के आधार पे, कि मौर्यों के समय ऐसी व्यवस्था रही होगी। आगे लिखना आप, चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान एवं वेनसांग की यात्रा विवरण से भी इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम अभी, है ना। फाहियान वेनसांग के बारे में भी जानकारी, एक गुप्त काल में आया, एक हर्षवर्धन के समय आया था। फाहियान एवं वेनसांग के यात्रा विवरण से भी मौर्यों की जानकारी मिलती है। जैसे मैं आज कोई किताब लिखूं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का समकालीन हूं,
ठीक है। बट उस किताब में यदि मैं नेहरू जी का उल्लेख करूं, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी का उल्लेख करूं, ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। कुछ समकालीन होते हैं और कुछ बाद में, इतने सोर्स होते हैं उसको मिला करके वो लिख रहे होते हैं, तो ये बाद में आए हैं यात्री, ठीक है। इसी में जैसे हमने कहा कि दो जो लेखक ऐसे हैं, आप जब 2 चैप्टर है आर एस शर्मा में पढ़ोगे आप, तो लगभग सभी का नाम आ जाएगा। मौर्य काल की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, धर्म, हम या तो साहित्य के आधार पर पढ़ते हैं या अभिलेख के आधार पर पढ़ते हैं। भौतिक अवशेष भी है उसमें, ठीक है। इन साहित्य, इसमें भी 2 साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। आप केवल प्रशासन में देखोगे, जितनी बातें बताई हैं सब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां हमने मेगास्थनीज का नाम ले लिया है। जैसे नगर प्रशासन 6 समितियों के द्वारा, बता दिया मेगास्थनीज ने कहा है। प्रशासन में हमने मेगास्थनीज का उल्लेख किया ना, नगर प्रशासन 6 समितियों के द्वारा। सेना में 6 अंग, तो मेगास्थनीज अलग से बता दिया मैंने आपको। जो इंपॉर्टेंट लेखक और यात्री हैं, मैं बहुत काम की बात आपको समझा रहा हूं, पूरा दारोमदार आपके ऊपर होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेखक और यात्री हैं उनके बारे में 1-2 जानकारी, तो जैसे कौन सी किताब लिखी या कब थे, ये तो हम बता ही रहे हैं आपको। उनके जो विचार होते हैं, कम से कम राजनीति पे, समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे, कला पे, या उनके जो उद्धरण होते हैं, कोशिश करनी है हमें कि उनके बारे में कम से कम 5-6 बातें तो पता हो ही। उससे अधिक बातें किताब में हैं। जब आप रीडिंग करोगे तो जैसे हमने कहा मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज कुछ भी कह रहा है किताब में दिख रहा है, आप उसको अंडरलाइन कर लेना। ऑब्जेक्टिव के मकसद से नहीं कह रहा हूं, उसने हजारों बातें कही है, संभव नहीं होता है। जहां बहुत ज्यादा बिखराव है उसको आप बांध ही नहीं पाओगे, इसलिए उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं हम लोग। फिर वो उलझन हो गई ना, आप फंस जाओगे उसमें आप, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन वैसा आ भी जाए तो कोई बहुत लोकप्रिय बात पूछी जाएगी उसके बारे में जो सब जानता हो मेगास्थनीज के बारे में, अन्यथा नहीं पूछी जाएगी। अन्यथा पूछ ली गई इसका मतलब वो किसी से नहीं बनेगा, ऑप्शन क्लोज। बस दिमाग लगाना होता है क्या पूछ रहा है, कुछ मतलब ऐसे सेंस लगाना होता है। जैसे सोसाइटी के बारे में कहता है कि भाई भारत के लोग अच्छे चरित्रवान होते थे, कहता है, कोई दो राय नहीं इसमें। भारत हमेशा से मतलब समृद्ध रहा है इस मामले में, संस्कारों के मामले में, ठीक है। कहता है कि समाज 7 भागों में विभाजित था, तो अपने यहां वर्ण व्यवस्था थी, वैसे तो विभाजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, शायद जितनी समझ है, चूंकि बाहर का रहने वाला था वो। कहता भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा थी, तो उसकी बताई हुई सारी बातें, बट जो जानकारी दे रहे कम से कम वो तो पता रहे हमें। राज्य सिंचाई का प्रबंध करता था, जैसे मान लो उल्लेख करता है वो, ठीक है, राज्य सिंचाई का प्रबंध करता था, एक जानकारी दे रहा है ना। तो ऐसे वो अलग अलग जानकारी किताबों में उल्लेख आप अंडरलाइन कर लीजिएगा मेगास्थनीज के बारे में। वैसे तो मैं बता ही दूंगा 5-6 बातें, क्योंकि मेंस में कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जहां आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ जाती है। अंडरलाइन किया हुआ रहेगा आपका, पढ़ा हुआ रहेगा या मन किया आपको, तो ऐसे ही 2-4 बातें कि मेगास्थनीज ने ये सब बातें कही हैं मौर्य काल के बारे में। समझ में आ रही है बात? बस लिख करके छोड़ देना है किताब के अंदर ही या कॉपी में। जैसे फाह्यान वेनसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी यही लागू होगा जब हम गुप्त काल और हर्षवर्धन के काल में आएंगे। और पूर्व मध्यकाल में अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ये लागू होगा। तो 4 ऐसे लेखक हैं जहां हमें ये सावधानी रखनी है, जिसके आधार पे हम कोई राइटिंग की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा एक खाका समझाएंगे आपको लास्ट में कि मेंस में राइटिंग कैसे करनी है हमें, है ना, इंफॉर्मेशन पहले, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अलग से अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप जरा अर्थशास्त्र,
देखिए आप, इसका लेखक है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, सब एक ही नाम है। ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, राज व्यवस्था पर, पॉलिटी पर महत्वपूर्ण पुस्तक, राज व्यवस्था पर महत्वपूर्ण पुस्तक, कॉमा, पुस्तक में कुछ खंड बाद में जोड़ा गया है, छेपक। ठीक है, कुछ खंड बाद में जोड़ा गया है ना, छेपक हो गया आपका। लिखें एक यहां पे, प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार, प्रशासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार, पॉइंट्स में लिखते चले जाएगा। राजा एवं मंत्रियों के उत्तम चरित्र पर बल, उसमें ना बहुत छोटी छोटी बातों को भी बता रहा है कि चरित्र कैसा होना चाहिए। उसमें एक सब पे कह रहा है कि करप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब भ्रष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि आज के नीति निर्माताओं को कौटिल्य से क्या सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जिनका भी क्वेश्चन है, किसने भेजा मतलब ऐसे, हाँ ठीक है। तो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब समझ ही सकते हैं आप हमारे नीति निर्माता कितना सीखते होंगे। उल्टी गंगा बहा रहे हैं सबके सब। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से हिमालय की तरफ, गंगा हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। और भी स्वास्थ्य पे, अनुशासन पे, प्रजा के लिए सुलभता पे, मतलब बहुत सारी बातें एक प्रशासक जो बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखें आप, भ्रष्टाचार से कठोरता पूर्वक निपटने की सलाह। भ्रष्टाचार से कठोरता पूर्वक निपटने की सलाह। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, देश की सुरक्षा के लिए कुशल गुप्तचर प्रणाली, देश की सुरक्षा के लिए कुशल गुप्तचर प्रणाली एवं सशक्त सेना पर बल। सशक्त सेना पर बल। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, अधिकारियों का एक प्रमुख कार्य है अधिकारियों का एक प्रमुख कार्य है नीतियों का क्रियान्वयन। एक प्रमुख कार्य है ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, नीतियों का क्रियान्वयन। देखिए, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है।
अभी एक झारखंड राज्य में जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, शायद रामेश्वर उरांव जी हैं, है ना। अभी जब बजट पेश कर रहे थे अभी वो, तो उन्होंने बजट की शुरुआत ही इसी से की थी। मतलब संस्कृत में इसको उल्लेख किया, फिर उसका हिंदी अनुवाद करके बताया कि भाई प्रजा के कल्याण में कौटिल्य ने बहुत पहले कहा था, उसी को केंद्र में रखकर हमने बजट, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देख रहा था मैं इसको, है ना। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। देखिए आप, सामाजिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी राज्य को कदम उठाने चाहिए। कदम उठाने चाहिए, जैसे गरीबों, विधवाओं एवं अनाथों के कल्याण के लिए। अनाथों के कल्याण के लिए मतलब ऐसा नहीं कि राज्य केवल वेलफेयर के लिए, कौटिल्य भी कह रहा है कि राज्य को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। सोचो कितना उन्नत विचार है, उस दौर में कह रहा है, जबकि जिस दौर में ये स्टैब्लिश था कि कानून व्यवस्था ही राज्य का काम है, बाकी टैक्स लेना। जो वंचित तबके उनके कल्याण के लिए राज्य को, जो कमजोर वर्ग उनके कल्याण के लिए राज्य को आगे आना चाहिए। एक और लिखो आप, विदेश नीति में पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र के रूप में देखना। अफगानिस्तान को मित्र मानना, ठीक है। पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र के रूप में देखना। पड़ोसी से भी मित्रता है तो बहुत अच्छी बात है, बट विदेश नीति में कहते हैं कि पड़ोसी के साथ अक्सर तनाव की संभावना है। जो उसका पड़ोसी होगा उससे भी उसका तनाव होगा। तो दोनों पड़ोसी से, अपने आसपास के पड़ोस पे अप्लाई मत कर दीजिएगा आप, है ना। तो विदेश नीति के संदर्भ में पड़ोसी से अच्छे संबंध तो कोई अच्छी बात ही नहीं से, तो ठीक है। पड़ोसी के पड़ोसी से मित्रवत संबंधों पे बल, कौटिल्य कह रहे हैं। एक और लिख लें आप, ठीक है। राज्य के आर्थिक आधार को सशक्त बनाए रखने का सुझाव। जैसे करों की वसूली में कहते थे कोई रियायत नहीं, बट करों का बोझ जनता पे नहीं महसूस होना चाहिए। बट आय का कोई भी सोर्स हमेशा बढ़ते रहना चाहिए आपका। वसूली है बट उसका बोझ वो महसूस। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आज के डेट में क्या होता है, जैसे एक था ना एक दौर में कि भाई वैसे समाज कर देता था, तो आज के डेट में माना जाता है कि मैक्सिमम पैसे के हिसाब से देखो तो गिने चुने बड़े उद्योगपति हैं, एक तरह से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास मान लो आप। तो मैक्सिमम बोझ देखोगे चाहे कोई भी सरकार हो मिडिल क्लास के ऊपर, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप इनकम है तो आप टैक्स लीजिए आप, बट राज्य को आय बढ़ाने के भी उपाय। बहुत अच्छा हो कि हर सरकार, चाहे केंद्रीय हो प्रांतीय, ये बताए कि पिछली बार इनकम कितना हुआ, किन किन स्रोतों से हुआ, सरल भाषा में, बजट में ना समझाए। और इस साल हमने आय बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय। केवल टैक्स लगाना ही आय बढ़ाना नहीं हुआ, हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए, नए नए क्षेत्रों से आय बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय। ये भी राजनीति में यदि समाहित हो जाए तो एक अच्छी चीज होगी, बहुत जल्दी कभी न कभी समाहित होगी ये भी, ताकि पता चले कि कौन अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कितना। 10 रुपए दे रहे हो तुम, 12 रुपए दे दो तो बहुत आय वृद्धि नहीं हुई, है ना। आपने कोई नया सोर्स
कारोबार का कोई नया सेक्टर, कानून व्यवस्था तो है ही दायित्व। कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा बेहतर होने से इकोनॉमी की स्थिति बेहतर होती है। कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार भी खूब इस पे ध्यान दे रहे हैं, जो आदरणीय मंत्री हैं गडकरी जी, है ना, कोई दो राय नहीं इसमें कि मतलब इस बात को सब लोग मानेंगे कि जिस तरह से वो विकास के लिए, मतलब सड़कों के निर्माण के लिए भी कल परसों दे रहे थे, भाई 24 तक हम अमेरिका बना देंगे भारत को हम सड़कों के मामले में। और बहुत सारी सड़कें बनी भी हैं वाकई, मतलब बन भी रही हैं, मतलब तो ये अच्छी बात है, मतलब है ना, उससे एक अच्छा वातावरण बनता है, रोजगार जनरेट होता है ना। अच्छा, उनको स्पाइडरमैन कहा जाता है। अच्छा, गुड। तो इसका भी कहना था कि देखो, आप तभी शासन कर पाओगे ना जब आय और व्यय का अंतर समझो आप। ठीक है, तो कौटिल्य ने सुरक्षा, आधार, कल्याण, आप देखो कि जितनी भी बातें हैं प्रकारांतर से थोड़ा आगे पीछे करके, सारी बातें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूप में आज की व्यवस्था में है ना। जैसे करप्शन की बात है, उसे कह रहा है भाई, हर सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और एक चुनाव में न जाने कितने हजार करोड़ खर्च होते होंगे। एक चुनाव में तो कहां से आते होंगे पैसे वो। कुछ लोग तर्क देते चलो चुनाव से भी अर्थव्यवस्था का विकास ही होता है, लोगों को रोजगार मिलता है चुनाव के दौरान भी, ठीक है ना। बहुत सारे स्पेशल प्रचार करने लोग तो उनको भी काम मिल जाता है, गीत गाने वाले, गाना गाने प्रचार कर रहे हैं पूरा, उनको भी 2-3 महीने का एकदम रोज पार्टी और मतलब उत्सव। एक आधा ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूं, कहीं कहीं वो कहते हैं बस चुनाव होते रहे तो हमारा जीवन काफी मतलब खुशमय रहता है। तो नो डाउट बहुत सारे कानून हैं, सरकार कोशिश भी करती है, उसके बावजूद बेहिसाब करप्शन भी, ठीक है। आप में से किसी को अनुभव हुआ है क्या करप्शन का, मतलब कभी जीवन में कोई सामना हुआ हो? हाँ, बहुत ज्यादा वाला अनुभव हुआ है, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है सवाल, ये मैं बता दूं आपको कि ठीक है, मतलब आप कुछ सुझाव वगैरह पूछे जाएंगे, समस्याएं पूछी जाएंगी, देश के सामने समस्याएं कि तो आप बोलेंगे भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है, सब कोई बोलता है, आप भी बोलेंगे, ट्रेंड हो जाएंगे आप भी उस समय तक। अच्छा बताओ भ्रष्टाचार को कैसे दूर करोगे, ठीक है, पूछा जाएगा। अच्छा बताओ अब तक दूर क्यों नहीं हो रहा, इतना कुछ हुआ है तो। अच्छा, जीवन में कभी अनुभव हुआ है क्या भ्रष्टाचार का, ऐसे बात बात करके फिर, है ना, मतलब तो वहां पे सावधानी बरतनी होती, बड़ी दुविधा होती है, सच बोले या ना बोले। सच बोले तो आपने विरोध किया या नहीं, विरोध किया तब तो बोल दो आप, नहीं किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये ना छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट, बड़ी दुविधा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे अनुभव से गुजरेंगे अभी आप, मुख्य परीक्षा करी तो फिर क्या बोले अब हम करें वहां पे, है ना। यहाँ तो आप कुछ इशू नहीं, आप जो भी बात हम लोग जस्ट वैसे अनुभव शेयर कर रहा था मैं आपसे कि तो होना ही होना है टॉपिक। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिससे करप्शन पे क्वेश्चन इंटरव्यू में बच गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना पूछा ही जाता है करप्शन के बारे में बताओ तुम्हारे क्या विचार हैं, मत बोल देना उत्तम विचार हैं सर। ठीक है, करप्शन के बारे में क्या विचार है, तो उत्तम विचार है। अब एक लाइन हमने बोला, पता चला किसी ने इस लाइन को क्लिप निकाल दिया क्लास में से, देखो इस आईएएस के टीचर को, बच्चों को गलत रास्ते पे जो है ले जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे नमूना को देख के बहुत मजा आता है, ठीक है ना। नहीं लगता कि नमूना ही तो है, मतलब ठीक है, पूरी बात की समझ है नहीं, जानकारी है नहीं। क्लास जो होता है आईएएस, मतलब हम लोग का जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूरी टीम होती है, हम लोग फोकस होता है संविधान और सिस्टम। इवन हिस्ट्री में भी हम लोग अपनी सब बातों को संविधान और सिस्टम के इर्द गिर्द, मतलब वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो देखो हर टीचर से आप सीखोगे ना, हमसे भी सीख रहे हो आप, ठीक है। तो वो आदत आपकी पड़ती चली जाए, किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं, ना जाति को लेके, ना क्षेत्र को लेके, ना धर्म को लेके, ना भाषा को लेके, और
गरीब और वंचित तबकों के प्रति संवेदना। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई देश में इतने लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी है, ठीक है, इस पे आपका क्या विचार है? अब बहुत लोग आपको सिखाएगा कि इंटरव्यू में ना हमेशा स्माइल करते रहना, ठीक है। जब आपसे सवाल पूछा गया गरीबी के बारे में क्या विचार है, स्माइल करना शुरू कर दिया आपने। तो ठीक है ना। तो फिर अगले स्टेज पे जैसे इंटरव्यू सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना, एक लंबा अनुभव रहा है हमें भी बहुत, अब इधर बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाता हूँ, समय बहुत कम रहता है, तो व्यवहारिक चीजें पहले बहुत जरूरी है। मतलब हम जैसा है थोड़ा सा उसको पॉलिश करके, ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्य ही वहां आता है, ठीक है। तो सत्य या उसको थोड़ा सा हम कैसे हम रखें, जरूरत पड़ने के हिसाब से कहीं कहीं मैनिपुलेट स्लाइटली, ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को, जबकि वो भी जानते हैं करप्शन है, लेने वाले भी जीवन के बहुत सारे अनुभवों को वो भी देख रहे हैं, मतलब ठीक है। सत्ता में आएंगे सर एकदम करप्शन समाप्त कर देंगे, उसमें से कोई बोलेगा हम पांचों ने इतने साल नौकरी की, जब समाप्त ही नहीं कर पाए हम। भाई उनको तो अधिकार है ना पूछने का, तो तुम कह रहे हो कर देंगे हम, है ठीक है। तो बहुत ऐसे सवाल होते जो बहुत मजेदार होते हैं, जो द्वंद में आपको दोराहे पे खड़ा कर देते हैं, और इंटरव्यू लेने वाला हमेशा आपको दोराहे पे लाना चाहेगा, इधर भी और इधर भी, जिससे आप पे वो दबाव, जब आप दबाव महसूस करें तो चेहरे पे कितना दबाव है, सिकन है, बहुत डर गया, सहम गया, एक बार कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार, ये डर जाएगा। कोई भी नेता वेता आके डांटेगा तो डर जाएगा, छोड़ो इसको, नंबर देने की जरूरत, ज्यादा नंबर देने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन मकसद नहीं होता उनका, बहुत कैसे स्मार्ट तरीके से आपने हैंडल किया, दबाव को कितना झेला आपने, पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो, नॉलेज नहीं। ये डिफरेंस थोड़ा बहुत समझना होता है जब हम, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी बात, बस वो बेसिक बेसिक बात समझ में आ जाना कि क्या मतलब होता है, हम किस चीज के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, हमसे क्या क्या चीजें समझी जाएंगी। तो कौटिल्य की बातें तो तब भी रेलिवेंट थी और आज भी रेलिवेंट है, ठीक है। कौटिल्य की बातें तब भी रेलिवेंट थी और आज भी रेलिवेंट है ना। तो ये हो गया मौर्यों का साहित्यिक सोर्स और एक हिस्सा, ध्यान रहेगा ना। कभी भी गरीबी पे सवाल पूछे मुस्कुरा मत देना, महिलाओं के बारे में, वंचित तबकों के बारे में, बच्चों के बारे में, मतलब एक बहुत बेसिक सा चीज है, यूपीएससी के बेसिक रूल है ये। मतलब धर्म जाति क्षेत्र कोई पूर्वाग्रह नहीं, ये आदत में डाल के पढ़ते चले जाओ, सोच बनाते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत आदत में डाल लेना, पूर्वाग्रह रख करके छिपाना मत। मैं तो कहूं आदत में डालो, ताकि एक इसी तरह के अधिकारी के रूप में इवॉल्व करके जाओ, तो जाने अनजाने भी कुछ गलतियां नहीं होने जा रही फिर आपसे, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे इंटरव्यू हो, या सेवा में भी जाओगे तो समस्या नहीं आएगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति भी पूर्वाग्रह नहीं, उनका अलग काम है, आपका अलग काम है, ठीक है। ये ट्रेनिंग आप एकदम धीरे धीरे मतलब आदत में डाल लेना। अब हम लोग बात करेंगे अशोक के अभिलेखों पे। देखें आप, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अच्छा अब इसको लिखिए जरा, ध्यान सुन लिया मैंने क्वेश्चन। पुरातात्विक साक्ष्य, देखो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने बताया था आपको कि जो भौतिक अवशेष हैं, इमारतें, अभिलेख, सिक्के इत्यादि, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो भौतिक अवशेष, जो भी चीजें मिलती हैं, है ना, भवन वगैरह है, उसको देखिए, जैसे मान लो कोई मंदिर है, कोई स्तूप है,
ठीक है, कोई चैत्य है, विहार है ना। अभिलेख उसको भी पुरातत्विक साक्ष्य में रखते हैं और सिक्कों को भी पुरातत्विक साक्ष्य में रखते हैं। ठीक है, पुरातत्विक साक्ष्य में किसको शामिल करते हैं? तो हम इनको शामिल करते हैं। अब तक जो हमने हड़प्पा, ताम्रपाषाण, पाषाण काल के बारे में पढ़ा वो भौतिक अवशेष के आधार पर या फिर इमारतों के आधार पर। ठीक है, मौर्य काल में भी भौतिक अवशेष मिलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का एक बहुत विशाल राजभवन था, पटना में कुम्हरार नामक जगह है। ठीक है, वहां पे उसके अवशेष वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो इमारतें, अवशेष, एनबीपीडब्ल्यू, बहुत सारे स्थल है जहां से मौर्यकालीन अवशेष हमें मिलते हैं। बट मौर्य काल की बड़ी संख्या में सिक्के भी मिलते हैं और हमें अभिलेख भी मिलते हैं। ठीक है, हमें अभिलेख भी मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिलेख के बारे में अलग से, है ना। अभिलेख क्या होता है? किसी ठोस आधार पर उत्कीर्ण लेख। लिख लें आप अभिलेख के बारे में। किसी ठोस आधार पर उत्कीर्ण लेख, जैसे पत्थर, कौमा स्तंभ, पिलर, या फिर धातु के पत्र, इत्यादि। दीवारों पर भी हो सकता है, कोई भी ठोस आधार, मतलब दीवारों पे धातु का कोई पत्र हो, जैसे तांबे के बहुत सारे पत्रों पे लेख मिलते हैं, ताम्र पत्र लेख। ठीक है, सामान्यतः पत्थर पे पिलर बना हुआ है उसके ऊपर, है ना, ऐसे कोई भी भौतिक चीजों पर लिखा हुआ लेख, उसको हम अभिलेख कहते हैं, है ना। ठीक है, अब मौर्य काल से पहले के हमें अभिलेख नहीं मिलते हैं, बट मौर्य काल में सबसे ज्यादा, या प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख किसी ने जारी किया, उत्कीर्ण करवाया, तो वो अशोक है। बट अशोक से पहले यानी कुछ मौर्यकालीन लेख भी मिलते हैं। अब आप अगला वर्गीकरण पे आइए, लिखें आप मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख इसको 3 भागों में बांट लेंगे हम अभिलेख को, मौर्यकालीन अभिलेख को। एक अशोक पूर्व, एक अशोक, और एक अशोक के पश्चात। ये जो अभिलेख है ना, भारत के बहुत महत्वपूर्ण धरोहर हैं। आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही थी, तो 29 प्राचीन धरोहर, जो कुछ मूर्तियां हैं, वो सब चीजें जो भारत सरकार को दिया ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, तो सब पुरानी चीजें धरोहर का हिस्सा होता है। इसलिए मैं थोड़ा इसको बता रहा हूं, ये हमें एक अलग पहचान भी देता है दुनिया में। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस है अलग से ही, है ना। अशोक पूर्व, अशोक और अशोक के पश्चात। लिखिए आप अशोक पूर्व अभिलेख के बारे में एक आधा इंफॉर्मेशन लिख लें आप। एक है महास्थान लेख, अभिलेख, बांग्लादेश में पड़ेगा ये। महास्थान अभिलेख, लिख लें आप। इसमें अन्नागार, आकाल इत्यादि का उल्लेख है। ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव होगा सारा, है ना।
ऐसे ही यूपी में पड़ता है एक सोहगौरा, गोरखपुर के पास पड़ता है सोहगौरा, वहां से भी एक अभिलेख मिला है, उसमें भी अन्नागार, अकाल, सिक्के इत्यादि का उल्लेख मिलता है ना। सोहगौरा करके एक जगह है। तो यह माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का रहा होगा या बिंदुसार का रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य अधिक माना जाता है, अकाल उसी के समय आया था। ठीक है, उससे जानकारी मिलती है। अशोक के पश्चात में केवल 2 नाम लिख के छोड़ दें आप। एक लिखें आप रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख, और लिखें स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामा एक शक शासक है, ठीक है, नाम लिख के छोड़ दे, आगे अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी उल्लेख आएगा। और स्कंदगुप्त एक गुप्त शासक है, उसका जूनागढ़ अभिलेख, उसमें मौर्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख की भी करीब करीब 40 से अधिक लेखों की जानकारी मिल चुकी है, अभिलेखों की। इसके अशोक के 40 से अधिक अभिलेखों की जानकारी है, और अनुसंधान में और नए नए अभिलेख पता चल सकते हैं, और अनुसंधान जारी रहता है। 3 भागों में बांट सकते हैं अशोक के अभिलेख को। अभी जो 3 भागों में बांटा था उतना ज्यादा महत्व नहीं है, बस समझने के लिए बांटा था आपको। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। ठीक है, गुफा लेख। शिलालेख यानी पत्थरों पर लेख, स्तंभ लेख जैसे पत्थरों का, जैसे क्लास में देखो स्तंभ बना हुआ है, पिलर बना हुआ है, स्तंभ पे लेख। गुफा, गुफा के दीवारों पे लेख, गुफा लेख। ठीक है, शिलालेख में भी जब आप पढ़ोगे तो इसकी भी 3 कैटेगरी आपको दिखेगी, रॉक एडिक्ट की भी। ठीक है, एक है बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख। एक है पृथक शिलालेख, और एक है लघु शिलालेख। ठीक है, बृहद शिलालेख, पृथक शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। ठीक है, अब बृहद शिलालेख के बारे में लिखो आप जरा। बृहद शिलालेख के बारे में, ये 8 स्थानों से प्राप्त और इस पर 14 आदेश हैं। ठीक है, 14 आदेश है। अब जो स्थानों की बात कर रहा हूं या आदेश वगैरह की कुछ प्रमुख बातें, प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 स्थानों का नाम लिख लीजिए आप। कालसी, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपारा, एर्रागुड्डी, जोगढ़, धौली। कालसी, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, ठीक है, गिरनार, सोपाड़ा,
एर्रागुड्डी, जूगढ़ और धौली। ये क्या है? बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं और हर एक लेख पे, शिलालेख पे 14 आदेश है, 1 से लेकर 14 तक। ये दोनों पड़ता है आज पाकिस्तान में। ठीक है। और कालसी पड़ता है उत्तराखंड में। एक मैप में सब दिख जाएगा आपको, मौर्यकालीन चैप्टर पढ़िएगा, उसमें मैप दिया हुआ है, सब दिख जाएगा आपको उसमें। गिरनार गुजरात, सुपारा महाराष्ट्र, एर्रागुड्डी आंध्रा, जूगढ़ और धौली उड़ीसा। ठीक है। अब जो 14 आदेश है इसमें से लिख लें आप कुछ प्रमुख आदेश। चौदह आदेश में से कुछ प्रमुख आदेश, 3-4 बातें जो कभी कभी काम आ सकती हैं। पहला पॉइंट लिखें इसमें आप, पशु हत्या पर प्रतिबंध। पशु हत्या पर प्रतिबंध, लेकिन पूर्णतः नहीं। अशोक ने क्या किया था? पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, बट फिर भी राज परिवार में कुछ ना कुछ पशुओं की हत्या होती थी, कि बहुत लोग ऐसे थे जो, ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं बोलता था भाई कुछ हिरन और मोर जो है मारे जाते रहेंगे, बट आदेश जारी किया था पशु हत्या पर प्रतिबंध का। ठीक है, जो अहिंसा की बात है उससे रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख जिसे समाज के सभी वर्गों में धम्म के प्रचार के लिए कहा गया। समाज के सभी वर्गों में धम्म के प्रचार के लिए कहा गया। ठीक है, साफ साफ है कि सभी वर्गों में प्रचार को, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग में, सबको बताओ आचार संहिता के बारे में। आगे लिखें आप, लिखें आप कि किसी भी व्यक्ति को अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा है कि अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, तथा कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य में कहीं भी निवास कर सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश हो गया। इसका 2 आदेश अलग अलग हैं, दोनों को मिला के मैंने लिखाया है इसमें, है ना, कि एक तरह से सांप्रदायिक एकता की बात, सहिष्णुता की बात, क्षेत्रवाद नहीं, कोई जहां चाहे वहां निवास कर सकता है। ठीक है, अभी 2 साल पहले या 1 साल पहले फिल्म्स में ये सवाल किस शासक का ये विचार था या कथन था, मतलब ऐसे करके पूछा था। ये तो मैं वैसे ही, मतलब क्योंकि 14 आदेश है ना, तो मैं तो कुछ वैसे ही लिखाता आ रहा हूं इसको, मतलब 14 में जो 3-4 प्रमुख है वो लिखा देता हूं। तो बस ध्यान रहना चाहिए कि हाँ ये सब अशोक के आदेश हैं। अशोक पे आप कुछ राइटिंग करोगे तो आप इसे यूज भी कर सकते हो। आप कभी अभिलेख वगैरह पे मेंस में अलग से कोई सवाल आ गया ना, तो आप बहुत आराम से आंसर लिख सकते हो। उस मकसद से भी जानकारी मैं देता हूं, तो अभिलेख के आधार पे अशोक के बारे में कुछ, क्योंकि अभिलेख विरासत का हिस्सा है, सोर्स का हिस्सा है, वो कल्चर का पार्ट हो जाता है।
उस मकसद से भी कुछ कुछ जानकारी मैं देके चलता हूं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है मेंस की ना, उसको लेके चलते हैं हम लोग कि हाँ यदि कुछ ऐसा भी हुआ तो हम लिखने की स्थिति में रहें वहां। हम ये सब जो लिखाते थे तो पीटी के बारे में ज्यादा एज्यूम नहीं करते थे कि पीटी में भी ऐसा कोई सवाल आएगा, बट आया। मोटी मोटी बातें क्षेत्र पूछा जा सकता है, हाँ यहां से मिले हैं नहीं मिले हैं, उसमें भी बृहद शिलालेख ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, और एक स्तंभ लेख जो श्रृंखला में। एक और पॉइंट लिखे आप, शासकीय कार्य को ऋण के रूप में देखना। मतलब अशोक अपने आदेश नंबर 6 में कहता है कि भाई मैं कहीं भी रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे जानकारी दें, चाहे अंतापुर में क्यों ना रहूं, और मैं जो भी करता हूं प्रजा का मेरे ऊपर ऋण है, मैं उससे उड़ीन होने के लिए कार्य करता हूं। एक प्रॉपर तरीके से एक आदेश ही। अब सोचो ना, अलग अलग हिस्सों में आदेश लिखवा करके लोग पढ़ें उसको, मतलब कि शासक का दृष्टिकोण कैसा है। देखिए आप अगला पॉइंट, उत्तराधिकारियों को युद्ध की नीति छोड़ने की सलाह। एक और लिखो, महिलाओं में प्रचलित विभिन्न कर्मकांडों को छोड़ने की सलाह। महिलाओं में प्रचलित विभिन्न कर्मकांडों को छोड़ने की सलाह। आदेश नंबर 9, 10 वगैरह में कहता है कि बहुत सारे रिचुअल्स प्रचलित हैं, महिलाओं को सब उनको केवल धर्म अपनाना चाहिए, उससे अंधविश्वास वगैरह को बढ़ावा। ठीक है, इसी में लिखें तथा स्त्री महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख। स्त्री महामात्र महिलाओं के लिए एक अलग से अधिकारी का उल्लेख भी करता है कि भाई हमने एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है ताकि उनके जीवन में सुधार। ठीक है, तो अब ये चर्चा कल जारी रहेगी। ठीक है, पता है ही कल क्या पढ़ना है हमें, जब ये पूरा हो जाएगा। कला में भी काफी टाइम लगेगा, है ना, मौर्य कला में टाइम लगेगा। ठीक है, कल जारी रहेगी, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल में आ जाएंगे हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन था कि क्या इस तरह के प्रशासन उस समय और कहीं हमें दिखाई पड़ता है। यूनान जो है ना, उसकी व्यवस्था काफी बेहतर थी, मतलब मौर्यों से पहले या मौर्यों के आसपास, बट उसका प्रभाव नहीं है, मतलब, है ना। यूनान में काफी बेहतर व्यवस्था थी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, है ना। हाँ, क्या जो धर्म था उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, ये हाँ कोई रिचुअल से नहीं है ना, एक अच्छे आचरण की बात। जैसे आज फंडामेंटल ड्यूटीज है ना हमारे संविधान में, समझ लो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे था, सबके लिए था। ठीक है, थैंक यू।